नमस्कार दोस्तों, साकेत टाइप्स के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका की, कोशिका के प्रकार की, कोशिका के संरचना की, कोशिका की फिजियोलॉजी, कार्यकी कैसे होती है उसकी, और फिर कोशिका विभाजन की, सेल डिवीजन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल में। सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो जो कोशिका है ये माप के आधार पर, इसके मेजरमेंट के आधार पर, इसको हम मेजरमेंट के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है सामान्य तौर पर 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के मध्य की जो कोशिकाएं होती हैं, 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन की जो मध्य की कोशिकाएं हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन जो 0.5 माइक्रोन से अधिक होती हैं, इससे बड़ी होती हैं, ठीक है, 0.5 माइक्रोन से जो अधिक होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो सामान्य तौर पर हम कोशिका को दो भागों में बांट रहे हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये ज्यादातर जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल हैं या प्रोकैरियोटिक प्लांट्स हैं उनमें पाई जाती हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये प्रायः विकसित जंतुओं या वनस्पतियों में पाई जाती है। अब संरचना के आधार पर, माप के आधार पर हम दोनों का अलग-अलग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका से पहले हम थोड़ी सी बातें कोशिका के बारे में और जान लेते हैं, जो प्रीलिम्स में पॉइंट वाइज क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, जिनमें क्या कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक ने। ये किया था इन्होंने 1665 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ईयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सिविल सर्विसेज में किसी भी उसमें ईयर पूछा नहीं जाता है। साइंस में कि कौन सी डिस्कवरी, कौन सी चीज कब हुई है, ये पूछा नहीं जाता है, तो इसको अनावश्यक इस पर ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका खोजा था, डेड सेल खोजा था इन्होंने बोतल की कार्क में, कार्क पहले जो है जो एक कांच की बोतल हुआ करती थी उसमें एल्युमिनियम की या प्लास्टिक की कैप नहीं लगी होती थी, जबकि उसमें एक कार्क होता था जो अंदर जाकर के फिक्स रहता था उसी में, उसको उस पे लगा दिया जाता था, तो कार्क होता था। उसी के अंदर इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे देखे इन्होंने, और इन्हें इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। यानी आप सेल कह सकते हैं ये हॉलो स्पेस इन विच यू मे इमिडिएट एनी सब्सटेंस और अदर थिंग, यानी एक ऐसा खाली स्थान जिसमें कुछ भरा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। तो इन्होंने ऐसे ही इसको नाम दिया। लेकिन मृत कोशिका की खोज की श्रेणी में सबसे पहले या सर्वप्रथम कोशिका की खोज की
ठीक है, फिर खोज संदर्भ में सबसे पहले रॉबर्ट हुक का ही नाम लिया जाता है। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो इस संदर्भ में नाम आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने 1674 में खोजा था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, ठीक है, लिविंग सेल, लाइव सेल को खोजा था। और वो क्या थी? बैक्टीरिया। इसीलिए जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे कि सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को खोजा और बैक्टीरिया के रूप में एक लिविंग सेल को खोजा। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी में भी इनका नाम आता है। और चूंकि बैक्टीरियल सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए इनको हम, किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीजें, जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका, जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका यानी अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो इसमें नाम आता है प्लूरोनिमोनिया विषाणु का। प्लूरोनिमोनिया विषाणु, इसको आप शॉर्ट में कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ, इसका जो मान था वो 0.1 माइक्रोन, ठीक है, 0.1 माइक्रोन का है। सबसे छोटी कोशिका में इसका नाम आता है जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो इसमें एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंडाणु की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इसका जो माप होता है वो 175 मिलीमीटर डायमीटर, 175 मिलीमीटर व्यास का लगभग एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो होता है। इसीलिए इसको हम सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका होता है। अगर हम मानव शरीर की बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल, ठीक है, नर्वस सेल, तंत्रिका कोशिका। इसकी जो माप होती है सामान्यतः 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। कितना? लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक की, लगभग यहां से लेकर के यहां तक की जो कोशिका है वो
यहाँ पे आती है, सबसे बड़ी कोशिकाओं में ये आती है। तो ये मैंने कोशिका के संदर्भ में छोटी छोटी बातें बताई आपको, जो स्पेशली प्रीलिम्स में या जो है इस टाइप कुछ वनडे एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हम आपको बताते हैं कि कोशिका के जो प्रकार हैं, ये बताया मैंने आपको अभी इससे पहले कि कोशिका सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती है, जिसमें हमने दोनों कोशिकाओं को, इसमें एक को हमने कहा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को हमने क्या बताया, यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को। हम कई अलग अलग नाम देते हैं इनको, जैसे इसी को हम कहते हैं अविकसित कोशिका, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में है ये नाम, लिख दे रहा हूं मैं हिंदी में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये अविकसित कोशिका, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कैसे होती है, मैंने बताया कि सामान्य तौर पर 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन माप वाली जो कोशिका होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे जितने भी प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, या जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें उनकी कोशिका ले ली जाए, या कुछ फंगस हैं उनकी कोशिका ले ली जाए, ये सब इसमें यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आती है। जैसे हम मान लीजिए एक पॉपुलर सेल के तौर पर हम एक बैक्टीरिया की सेल को ले लें, तो बैक्टीरिया की सेल जो है, चूंकि बैक्टीरिया भी किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में ही आता है, और अलग ब्रांच बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जरा देखिए कि एक बैक्टीरियल सेल या यू कैन से दैट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है सामान्यतः। ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल पाई जा रही है। अगर ये प्लांट में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। लेकिन अगर ये एनिमल सेल में होती इसको हम बोलते सेल मेम्ब्रेन। यहां पर सेल वॉल, यहां पर क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। इसमें इसके बीच में धागे जैसी आपस में संरचना पाई जाती है उलझी हुई, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये एक प्रकार से न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी अविकसित केंद्रक। एक बार क्या है ये, अविकसित केंद्रक है ये। इस कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स किस टाइप के हैं, क्योंकि राइबोसोम्स कई प्रकार के होते हैं।
इसलिए लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं 70S टाइप राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। अब अगर इस सामान्य कोशिश अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं गुणसूत्र की तरह ही पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। इनको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब अगर हम देखें जैसे अब जितने भी अब जैसे कुछ फंगस की सेल ले लेंगे या कुछ दूसरे बैक्टीरिया के ले लेंगे या किसी जो है प्रोटोजोआ संघ के दूसरे जीव को ले लेंगे, हम अमीबा के ले लेंगे, पैरामीशियम के ले लेंगे, यूरिया के ले लेंगे, तो इन सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आधारभूत रूप में अगर देखें तो सबकी कोशिका लगभग कैसी होगी? एप्रोक्स ऐसे होगी। किसी में कुछ कोशिका में ज्यादा तो किसी में कुछ कोशिका में कम, लेकिन आधारभूत रूप में लगभग सब ऐसे ही होंगी। इनको हम प्रोकैरियोटिक क्यों कह रहे हैं? इनको हम अविकसित क्यों कह रहे हैं? इसका एग्जैक्ट जो है डिफरेंस तो आपको तब मालूम चलेगा जब आप कि हम दूसरा सेक्शन देंगे इसका यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन ये जरूर समझिए कि विकसित कोशिका से इसमें खास अंतर क्या है? क्या अंतर कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आर्गन है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल नहीं पाई जा रही है। लाइसोसोम नहीं पाया जा रहा है। गाल्जी बॉडी नहीं पाई जा रही है। इस तरीके से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें भी इसमें बिल्कुल भी पाई नहीं जा रही हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया नहीं जा रहा है। और भी चीजें हैं, सेंट्रोसोम है नहीं पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है लेकिन 70S 80S राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट आर्गन है या जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है इसमें क्या है? ये एक स्तरीय है, जबकि ये यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगी? द्विस्तरीय होगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, और यानी इसीलिए इस कोशिका को हम अविकसित कोशिका कहते हैं। यानी पूर्ण विकसित कोशिका ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो विकसित कोशिकाएं होने चाहिए, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोइड है, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक विकसित केंद्रक होगा और उस विकसित केंद्रक के 4 भाग होंगे, बड़ी संरचना में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम निशान इसमें नहीं है। ठीक है ना? तो ये सारी जो डिफरेंसेस, ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं वो डिफरेंसेस ही इसको अविकसित कोशिका की श्रेणी में या प्रोकैरियोटिक कोशिका की श्रेणी में ले आते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या है और वो किस प्रकार से काम करती है, उसके विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं क्या हैं, उनकी संरचना कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा अपने जो नेक्स्ट वीडियो है और वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे इसकी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है? थैंक यू।